गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आपका थर्ड लेक्चर है आपके इंग्लिश मॉड्यूल का, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द फ्री लेक्चर सीरीज जो यूट्यूब पे स्पार्क इंस्टीट्यूट जम्मू ने स्टार्ट करी है। पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में जो है हमने नाउन्स जो हैं उनको कवर किया था। हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे जो नाउन से पूछे गए हैं स्पेसिफिकली आपके कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस में, राइट। सिंस नाउन्स जो है एज सच एसएसबी के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अगेन क्लॉजेस पढ़ने के लिए, आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, एडजेक्टिव्स पढ़ने के लिए नाउन्स की एक बेसिक नॉलेज होना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है आपका थर्ड लेक्चर है जिसमें हम प्रोनाउंस के बारे में कुछ बेसिक पढ़ेंगे। विदाउट फर्दर अडू लेट अस गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर, राइट। प्रोनाउंस, चलो एक सेंटेंस लिख रही हूं, ठीक है। 1 सेकेंड। हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि हरी एब्सेंट है क्योंकि हरी जो है बीमार है। तो क्या ये सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली या ये सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली? भूलने को तो ये सही है, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है एज सच, लेकिन इट इज बेटर टू अवॉइड रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या? जो हम रेपिटेशन नाउन की बार बार कर रहे हैं, रेपिटेशन ऑफ द नाउन हरी, यहां पर भी इस्तेमाल किया, यहां पर दोबारा से इस्तेमाल किया। तो इट इज बेटर कि लैंग्वेज में हम रिडंडेंसी जो है आपकी, रेपिटेशन जो है आपकी, उसको अवॉइड करें। और उस अवॉइडेंस के लिए, उस नाउन की बार बार रेपिटेशन के लिए आप व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज योर प्रोनाउंस। बेसिकली हम इस सेंटेंस को बेटर तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो यहां पर मैंने हरी को किससे रिप्लेस कर दिया? मैंने ही लगा दिया। ये जो ही यहां पर लगाया है इसको कहा जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो शब्द है इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, प्रो एंड नाउन। नाउन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। नाउन आपका नेमिंग वर्ड होता है। ये जो आपने प्रो इसके आगे प्रीफिक्स लगाया है, इस प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। So words that are used in place of nouns are called pronouns, right? A pronoun is a word used instead of a noun. A word used instead of a noun. एक ऐसा शब्द जो संज्ञा की जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं, किसी भी इंसान, किसी भी जगह, किसी भी चीज के नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, उसे बोला जाता है प्रोनाउन, राइट। हिंदी में जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी का ही मुझे पता है, उर्दू का मुझे नहीं पता, तो कमेंट्स में मत लिखना कि मैम उर्दू में पढ़ाइए, ठीक है। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई एम यंग, यू आर हंग्री, राइट। वी आर going out, right? They are sleeping. He या she is eating. तो इन सारे केसेस में अगर आप देखेंगे, यहां पर आपने नाउन का इस्तेमाल नहीं किया है, आपने संज्ञा का इस्तेमाल नहीं किया है, आपने यहां पर किसका इस्तेमाल किया है? प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये जो जितने भी आपके शब्द हैं, राइट, इनको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये पर्सन की जगह पर, पर्सन के नाम की जगह पर इस्तेमाल किए गए हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये सारे
लोगों की, इंसानों के नामों की जगह पर इस्तेमाल किया गया है, राइट। इनको पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। दे बिकॉज दे स्टैंड फॉर पर्सन्स, बिकॉज दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पीपल, राइट। अब ये जो हम पर्सन्स की यहां पर बात कर रहे हैं, ये पर्सन्स भी 3 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? द पर्सन स्पीकिंग, दूसरा होता है द पर्सन स्पोकन टू, और तीसरा होता है द पर्सन स्पोकन ऑफ। अब ये 3 तरह के पर्सन जो मैंने डिफाइन करे कि 3 तरह के लोगों के बारे में हम बात कर सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पर्सन स्पीकिंग, यानी जो बंदा बात कर रहा है। अब यहां पर आप देखिए आई और वी क्या है? आई और वी जो है वो डिनोट करते हैं ऐसे इंसान को या ऐसे इंसानों को जो बात कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूं, अपनी ही बात कर रही हूं कि मैं जवान हूं। हम बात कर रहे हैं, अपने ही बारे में बात कर रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई और वी, राइट। द पर्सन स्पोकन टू, पर्सन स्पोकन टू क्या होता है? द पर्सन स्पोकन टू जिससे आप बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति से या उन व्यक्तियों से, उन लोगों से या उस बंदे से या बंदी से जिससे आप बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं आपको किस तरह से रेफर करूंगी इंग्लिश में? यू बोलकर। क्या बोलकर? यू बोलकर। अब यू शब्द की क्या खासियत है? ये सिंगुलर तरीके से भी यूज होता है और प्लूरल में भी इसी का इस्तेमाल होता है। तो चाहे मैं एक व्यक्ति की बात करूं या मैं आप सब की बात करूं, वहां पर यू ही लगेगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन ये है आपका द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। मैं बात कर रही हूं, आपसे बात कर रही हूं, लेकिन किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूं। यहां पर दे, ही, शी उस तीसरे बंदे को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो द पर्सन स्पीकिंग जो है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन हुआ, जिससे बात कर रहा है, जो उसकी बात सुन रहा है, जो उसका श्रोता है, वो सेकंड पर्सन हुआ। एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ जो है आपका थर्ड पर्सन बन जाता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। यहां तक क्लियर? पर्सनल प्रोनाउंस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं कौन से पर्सन की बात कर रही हूँ। क्या मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जो बात कर रहा है, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं? क्या मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जिससे मैं बात कर रही हूँ आपके बारे में, तो उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। क्या मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जो ना मैं हूं ना आप है, बट तीसरा कोई और है, जिसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है पर्सनल प्रोनाउंस की, वो आ जाता है कि विच पर्सन एम आई टॉकिंग अबाउट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी, वो आ जाता है आपका नंबर, कि कितने लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। एक होगा तो सिंगुलर होगा, एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल होगा। अपने अकेले के बारे में बात कर रही हूँ तो वो मैं होता है, आई, राइट। हम सबके बारे में बात कर रही हूँ तो वो आई जो है वी बन जाता है, राइट। एक अकेले के बारे में बात कर रही हूँ, ही होता है, ही दे बन जाता है, तो नंबर। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है केस। केस हमने नाउन्स में भी पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको 4 केस बताए थे। सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है, आपका पोजेसिव केस, और लास्ट में आपका एपोजिटिव केस, राइट। तो आपके प्रोनाउंस को, पर्सनल प्रोनाउंस को डिफाइन करने के लिए आपको 3 तरह के केसेस की जरूरत रहती है। पहला है आपका सब्जेक्टिव केस, जिसको आप नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। दूसरा है आपका पोजेसिव केस, राइट, जो आपका हक दिखाता है, बिलोंगिंग दिखाता है। और तीसरा है आपका एक्यूजेटिव केस, जिसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस में आपका जो है एपोजिटिव केस नहीं आता है, ठीक है। तो अब इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर हम पर्सनल प्रोनाउंस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। उनकी जो फॉर्म्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या था? द पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा है, राइट।
फर्स्ट पर्सन में नंबर के बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हो सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। और केस के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो नॉमिनेटिव या फिर पोजेसिव। इसमें एक्यूजेटिव केस क्यों नहीं आएगा? इसमें एक्यूजेटिव केस इसलिए नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर जो बंदा बात कर रहा है या जो बंदी बात कर रही है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन में आप बेसिकली क्या डिफाइन कर रहे हो? फर्स्ट पर्सन में आप बता रहे हो वही इंसान जो बात कर रहा है वो सेम इंसान जो है वो आपकी एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। दैट सेम पर्सन इज परफॉर्मिंग द एक्शन, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ नॉमिनेटिव केस आएगा, यहाँ पे एक्यूजेटिव केस नहीं आएगा। तो सिंगुलर में होता है आई एम हंग्री, मैं भूखी हूं या मैं भूखा हूं। अब सिर्फ मैं भूखी नहीं हूं, हम सब भूखे हैं। तो ये जो आई है ये प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा वी, और ये बन जाता है वी आर हंग्री। यहां पे लिख देती हूं आई एम हंग्री, राइट। पोजेशन की बात करें, पोजेशन की बात करें तो पोजेशन इसका क्या रहता है? पोजेशन इसका क्या रहता है? पोजेशन इसका रहता है मेरा, मेरा या हमारा। तो यहां पर दो आपके केसेस आ जाते हैं, माई और माइन, और प्लूरल में बन जाता है आर या आर्स। अब माई और माइन में क्या फर्क है और आर्स में क्या फर्क है ये पढ़ लेते हैं। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, दिस इज आवर हाउस, दिस हाउस इज आवर्स, राइट। अब यहां पर देखिए, जब मैंने माई का इस्तेमाल किया और मैंने आर का इस्तेमाल किया तो माई के बाद और आर के बाद मुझे एक नाउन लगाने की जरूरत पड़ी। आई हैड टू यूज अ नाउन पोस्ट यूजिंग द प्रोनाउंस माई या फिर आर। तो ये जो माई और आर है ये आपके डिपेंडेंट पोजेसिव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस बन जाते हैं। लेकिन दूसरे केस में जब मैंने माइन और आर्स का इस्तेमाल किया, क्या इसके बाद मैंने कोई नाउन लगाया सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए? नहीं, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। तो माइन को और आवर्स को किसी भी नाउन की जरूरत नहीं पड़ी अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। दे डिड नॉट नीड अ नाउन टू क्लैरिफाई देयर मीनिंग, राइट। तो इनको कहा जाता है इंडिपेंडेंट पोजेसिव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। तो इंडिपेंडेंट पोजेसिव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस क्या है? जो अपने आप में कंप्लीट हैं, जिनको अपना मीनिंग डिफाइन करने के लिए किसी नाउन की सहायता, किसी नाउन की असिस्टेंस, किसी नाउन की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। Whereas dependent possessive pronouns are those pronouns जिनको अपना मीनिंग क्लैरिफाई करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो किस चीज की पोजेशन दिखा रहे हैं, उन्हें एक नाउन की सहायता लेनी पड़ेगी, एक नाउन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस पढ़ा, हमने फर्स्ट पर्सन में पोजेसिव केस पढ़ा। अब फर्स्ट पर्सन का एक्यूजेटिव केस, जब फर्स्ट पर्सन जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं रहता, वो ऑब्जेक्ट भी बनता है। कैसे बनता है? मी या फिर अस का इस्तेमाल करके। मैं बोलूं टॉम स्लैप्ड मी। अब यहां पे एक्शन करने वाला कौन है? टॉम है। तो टॉम मेरे सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। कौन सी एक्शन कर रहा है? थप्पड़ मारने की एक्शन कर रहा है, तो मेरा वर्ब क्या हुआ? स्लैप्ड। किसके ऊपर एक्शन कर रहा है? तो भाई एक प्रोनाउन के ऊपर एक्शन कर रहा है, जिसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोला जाता है, सिंगुलर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोला जाता है, वो है आपका मी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली मैं बोल दूं टॉम स्लैप्ड अस, तो यहां पर मी सिंगुलर था,
अस जो है प्लूरल में दिखा रहा है कि हम सबको टॉम ने थप्पड़ मारा, लेकिन अभी भी हम ऑब्जेक्ट्स ही हैं सेंटेंस के। पिछली पिछली क्लास में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताया था, पिछली क्लास में उनको रिकग्नाइज करने के बारे में बताया था। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और अगर आपको वो इंग्लिश के गोल्डन रूल्स याद है तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो लुक, रिकैप्चुलेटिंग द लास्ट 2 स्लाइड्स, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर में आई का इस्तेमाल होता है, प्लूरल में वी का इस्तेमाल होता है। दीज आर द डूअर्स ऑफ द एक्शन, द परफॉर्मर्स ऑफ द एक्शन। पोजेसिव केस में जहां पे आप बिलोंगिंगनेस दिखाते हो वहां पे आप माई या माई या फिर आर या आर्स का इस्तेमाल करते हो, डिपेंडिंग अपॉन किसने कितने नंबर की आप बात कर रहे हो, कितने आदमियों की आप बात कर रहे हो। एंड लास्ट, एक्यूजेटिव केस में जहां पर आप ऑब्जेक्ट की बात करो, यहाँ पे आप एक्शन करोगे नहीं, यहाँ पर यू विल बी द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, यहां पर जो है आप एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे, आप एक्शन को रिसीव करोगे एंड हेंस यू विल बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एक्शन। तो ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह से प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। सिमिलरली मूविंग ऑन टू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या था, पर्सन बीइंग स्पोकन टू, एक ऐसा व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं, राइट। तो इसमें भी सिंगुलर होता है, इसमें भी प्लूरल होगा, इसमें भी नॉमिनेटिव केस होगा, इसमें भी पोजेसिव केस होगा, इसमें भी एक्यूजेटिव केस होगा। अब सेकंड पर्सन की ब्यूटी क्या है, ये सिंगुलर में भी यू लेता है, प्लूरल में भी यू लेता है, ये भी पिछली स्लाइड में बताया था, राइट। ये सब्जेक्ट में भी यू लेता है, ये ऑब्जेक्ट में भी यू लेता है। पोजेसिव में ये योर या योर्स बन जाता है। अब ये देखो, यू स्लैप्ड टॉम, टॉम स्लैप्ड यू। Is this your book? Is this book yours? राइट। तो यू स्लैप टॉम में आप देखिए मेरा वर्ब क्या है, स्लैप्ड। टॉम स्लैप्ड यू में मेरा वर्ब क्या है, स्लैप्ड। अब एक्शन कर कौन रहा है, थप्पड़ मारने की आप कर रहे हैं। क्या ये यू सिंगुलर है, क्या ये प्लूरल है, यू कैन नॉट टेल, इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ केसेस। तो ये जो है लेकिन सब्जेक्ट है, और किसे स्लैप कर रहे हो, टॉम को, तो टॉम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इन्वर्स हो जाता है, टॉम आपका सब्जेक्ट बन जाता है और यू जो है आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्यूजेटिव केस में आ जाता है। अगेन इट कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल, राइट। अब योर और योर्स में क्या फर्क है, अगेन योर जो है आपका डिपेंडेंट सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, जिसको हमेशा एक नाउन की जरूरत पड़ेगी अपना मीनिंग क्लैरिफाई करने के लिए, जिसको हमेशा एक नाउन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सिंपली बोलो इज दिस योर, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, बिकॉज योर को तो आप डिफाइन ही नहीं कर रहे ना कि भाई आपका क्या है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब आप योर्स लगाते हो तो योर्स को नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसी वजह से इसको इंडिपेंडेंट सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन जो है बोला जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सेकंड पर्सन रिलेटिवली बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में सिंगुलर में प्लूरल में यू ही लगता है, पोजेसिव केस में योर या योर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है आपका थर्ड पर्सन, यानी द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, राइट। तो ये अगेन सिंगुलर हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है। अब सिंगुलर जो है इट इज फर्दर बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्या वो मैस्कुलिन है, क्या वो फेमिनिन है, या क्या फिर वो न्यूटर जेंडर वाली चीज है, कोई नॉन लिविंग चीज है, या कोई ऐसी चीज है जिसका जेंडर आप डिफाइन नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली इट हैज 3 केसेस, नॉमिनेटिव,
पोजेसिव, एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव केस क्या है? सब्जेक्टिव केस है, जहां पर आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। तो मैस्कुलिन में होता है ही, फेमिनिन में होता है शी, न्यूटर में होता है इट, और प्लूरल में होता है दे। अभी जो प्लूरल है ना, ये ऑल जेंडर्स के लिए होता है, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलूं ही शी स्लैप्ड टॉम, इट बिट टॉम, दे स्लैप्ड टॉम। तो यहां पर आप देखिए एक्शन जो है स्लैपिंग का ही हो रहा है, लेकिन यहां पर आपने सिंगुलर का इस्तेमाल किया था और यहां पर आपने प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है? टॉम। इट बिट टॉम में अगेन बिट आपका वर्ब है। कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है बाइट करने की? इट परफॉर्म कर रहा है, जो कि आपका एक जेंडर न्यूटर प्रोनाउन है। और किसे बाइट कर रहा है? टॉम को, जो कि आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई होप यहां तक क्लियर है। सिमिलरली पोजेसिव में जो है हिज, हर या हर्स, इट्स, और प्लूरल में हो जाता है देयर या देयर्स। दिस इज हिज या हर हाउस, दिस हाउस इज हिज या हर्स, राइट। दिस इज देयर हाउस, दिस हाउस इज theirs। सो सेम कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट प्रोनाउन का और डिपेंडेंट प्रोनाउन का। ये जो हिज और हर का आपने यहां पर इस्तेमाल किया, इनके बाद आपको जो है नाउन लगाना पड़ेगा। दे हैव टू बी क्वालिफाइड बाय अ नाउन, सो दैट उनका जो मीनिंग है, जो उनकी क्लैरिटी है, वो एकदम उभर कर आए। तो यहाँ पर नाउन की जरूरत पड़ेगी, और इस वजह से ये डिपेंडेंट पोजेसिव थर्ड पर्सन प्रोनाउंस बन जाएंगे। डिपेंडेंट पोजेसिव थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। लेकिन जब मैंने बोल दिया दिस हाउस इज हिज या हर्स, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? हिज जो है ये दोनों डिपेंडेंट का भी काम करेगा और इंडिपेंडेंट का भी काम करेगा। लेकिन हर जो है वो इंडिपेंडेंट में, जब इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा तो वो हर जो है वो हर्स बन जाता है। हिज डिपेंडेंट में एज वेल एज इंडिपेंडेंट में हिज रहेगा, इट्स डिपेंडेंट में एज वेल एज इंडिपेंडेंट में इट्स रहेगा। सो दिस हाउस इज हिज या हर्स, यहां पर ये बन गया आपका इंडिपेंडेंट पोजेसिव थर्ड पर्सन प्रोनाउन, राइट। सिमिलरली देयर और देयर्स का केस है। देयर जो है वो डिपेंडेंट है, देयर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। बस फर्क इतना है कि हिज, हर, हर्स या इट्स जो है वो सिंगुलर में है, और देयर या देयर्स जो है वो प्लूरल में है। और एक्यूजेटिव की अगर बात करें, एक्यूजेटिव में अब आपका जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही जो है हिम बन जाता है, शी जो है हर बन जाता है, इट जो है इट ही रहता है, और दे जो है देम बन जाता है। तो यहां पर ही स्लैप्ड टॉम, अब वो थप्पड़ नहीं मारेगा, टॉम उसे थप्पड़ मारेगा, तो ये बन जाता है, सॉरी, टॉम स्लैप्ड हिम। एक्शन अभी भी स्लैप का है, लेकिन थप्पड़ कौन मार रहा है? अब टॉम। तो टॉम मेरे सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और थप्पड़ खा कौन रहा है? हिम खा रहा है, या हर खा रहा है, या इट खा रहा है, या देम खा रहा है। तो ये जो है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक्यूजेटिव केस में आ जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। आई होप यहां तक आपकी चीजें जो है क्लियर है। मूविंग ऑन टू फर्दर एग्जाम्पल्स, लेट्स सी। This book is mine. Those books are yours. That book is hers. Right? That idea of yours is excellent.
तो ये जो चारों सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, इसमें आप मुझे बताओ कि प्रोनाउन कौन कौन से हैं, किस तरह का प्रोनाउन जो है इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया गया है। तो अगर माइन देखो, माइन आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इंडिपेंडेंट पर्सनल प्रोनाउन है ना। माय इसका डिपेंडेंट वर्जन था। योर्स सेकंड पर्सन, हर्स थर्ड पर्सन, अगेन सिंगुलर इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन। और यहां पर अगेन योर्स, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सेलेंट, अगेन सेकंड पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। सिमिलरली आपको ये ध्यान देना है कि इट जो है किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ऐसी चीजें जिनमें कोई जान नहीं है, राइट। जैसे मैं बोलूं हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। तो यहां पर मैंने पोजेशन किसके साथ लगाया, किताब के साथ लगाया। ये भी आपका प्रोनाउन है, ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन डिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन। और ये जो इट यहां पर लगाया, ये इट किसको रेफर कर रहा है, बुक को रेफर कर रहा है। और बुक यहां पर क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसलिए इट लगाया। बुक का कोई जेंडर होता है क्या, आप बुक का जेंडर डिटरमिन कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इसलिए इट इज अ न्यूटर जेंडर थिंग, तो इसलिए इसके साथ इट लगा। दूसरा एनिमल्स के साथ, लेकिन एनिमल्स के साथ क्या कंडीशन है कि जब हम एनिमल्स के बारे में जनरल सेंस में बात करते हैं, जब हम एनिमल्स को बाइफरकेट नहीं कर रहे एज मैस्कुलिन और फेमिनिन। हम डॉग जो है, वी यूज द वर्ड डॉग फॉर बोथ द मेल डॉग एज वेल एज द फीमेल डॉग, राइट। तो वहां पर हम क्या करेंगे, जब एनिमल्स की एनिमल्स को डील कर रहे हैं एज अ जनरल थिंग, एज इन अ जनरल सेंस विदाउट डिफाइनिंग द जेंडर, वहां पर इट का इस्तेमाल होता है। जैसे द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। तो यहां पर ये जो इट्स लेग है, किसकी लात की बात हो रही है, घोड़े की लात की बात हो रही है। अब ये घोड़े का जेंडर डिफाइन किया है, इसका जेंडर डिफाइन नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे इट्स का ना इस्तेमाल किया, पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, बिकॉज किसकी लात है, किसको बिलोंग करती है वो लात, घोड़े को बिलोंग करती है। तो इसीलिए यहाँ पे ना नॉमिनेटिव केस लगेगा ना एक्यूजेटिव केस लगेगा, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आपका पोजेसिव केस लगेगा। तीसरा, किसी भी छोटे बच्चे के लिए, यंग चाइल्ड के लिए, अनलेस हम क्लियरली रेफर करना चाहते हैं उसके जेंडर को, अगर हम छोटे बच्चे को छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं बिना बताए कि छोटा लड़का है या छोटी लड़की है, अगेन तो वहां पर इट का इस्तेमाल होगा। जैसे व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग। जब मैंने बच्चे को देखा तो वो रो रहा था। तो जो इट है ये किसको रेफर कर रहा है, चाइल्ड को रेफर कर रहा है। और मैंने यहाँ पर चाइल्ड का जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर हमने, बिकॉज न्यूटर जेंडर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमने क्या किया, वहां पर हमने इट का इस्तेमाल किया। ठीक है। चौथा इस्तेमाल इसका कहां पर होता है, चौथा इस्तेमाल होता है टू रेफर टू some statement going before। to refer to some statement going before का क्या मतलब है, he is, सपोज मैं बात करूं, he is telling what is true and he knows it। अब यहां पर वो आपको वो बात बता रहा है जो कि सच है और उसे भी ये बात पता है। तो यहां पर जो आपने इट का इस्तेमाल किया,
तो ये किसके लिए है? बेसिकली पहले वाली स्टेटमेंट को रेफर करने के लिए है। आपने पहले एक स्टेटमेंट मेंशन करी, उसको दोबारा से जब आप रेफर करोगे तो आगे आप उसके लिए इट लगाओगे। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He deserved the punishment and he got it. तो यहां पर जो इट का आपने इस्तेमाल किया है, आपने प्रोनाउन इट का इस्तेमाल किया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का, ये इट किसको रेफर कर रहा है? ये पहली वाली स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है कि भाई उसको वो पनिशमेंट का हकदार था, इस वजह से उसको वो पनिशमेंट मिली। तो यहाँ पर इट जो है बेसिकली क्या कर रहा है? पहली स्टेटमेंट को, जो पहली स्टेटमेंट आप पहले आ रही है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट से पहले जो स्टेटमेंट आ रही है उसको रेफर करने में इस्तेमाल करता है। ठीक है। सिमिलरली इसका इस्तेमाल होता है जब आप एम्फसाइज करना चाहते हो। किस चीज को एम्फसाइज करना चाहते हो? टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज फॉलोइंग। जैसे इट वॉज यू हु बिगैन द क्वारल। तो यहां पर बेसिकली क्या है, ये इट का इस्तेमाल क्यों किया गया कि भाई तुम ही थे जिसने लड़ाई स्टार्ट करी थी। इट वॉज यू बिगैन द क्वारल, इट वॉज यू। तो आप सिंपली बोल सकते थे यू बिगैन द क्वारल, तुमने लड़ाई स्टार्ट की। लेकिन आप एम्फोसिस डालना चाहते हो कि भाई तुम ही ने करी है, तो इट वॉज यू हु बिगैन द क्वारल, राइट। इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। आप सिंपली बोल सकते हो आई फर्स्ट प्रोटेस्टेड, मैंने सबसे पहले जो है आवाज उठाई थी किसी की चीज के खिलाफ। लेकिन आप यहाँ पे अब एम्फोसिस डाल रहे थे कि भाई मैंने ही किया था, डोंट टेक माय क्रेडिट, मैंने स्टार्ट किया था ये आंदोलन, मेरा इनिशिएटिव था। तो जो इट है यहाँ पे एम्फोसिस डाल रहा है आई के ऊपर, तो अगेन इट का इस्तेमाल किया जा सकता है टू पुट एम्फोसिस। नेक्स्ट एज एन इंडेफिनिटिव नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ एन impersonal verb। मैं बोलूं इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर्स। अभी जो रेन है, स्नो है, थंडर है, ये सारे इम्पर्सनल वर्ब्स हैं। यहां पर मतलब कोई पर्सन को रेफर नहीं करते हैं। बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, बर्फ गिर रही है, तो पर्सन को रेफर नहीं कर रहे, इसलिए इनको इम्पर्सनल वर्ब्स बोला जाता है। तो इनडेफिनेटिव, कब बारिश हो रही है? इट रेन्स, बारिश होती है। कब होती है भाई? किस तरह होती है? कब होती है? कितने टाइम के लिए होती है? यू नॉट डिफाइनिंग एनीथिंग। तो एनीथिंग विच इज नॉट डिफाइंड, जिसके बारे में आप नहीं बता सकते, उसे जो है बेसिकली क्या बोला जाता है? इनडेफिनेटिव बोला जाता है। और नॉमिनेटिव जो है सब्जेक्ट की तरह। तो यहां पर क्या है, इट जो है सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने एक्शन लगाया है, वर्ब लगाया, जो कि आपका एक इम्पर्सनल वर्ब है, राइट। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट द वेदर। इट इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट द वेदर। मैं बोलूं इट इज फाइन या इट इज विंटर, और वेदर के साथ साथ टाइम भी आता है इसमें। इट इज 10 o'clock। तो यहां पर इज जो है आपका वर्ब है, राइट, और इट जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो इट का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है? वेदर या टाइम के बारे में बात करने के लिए। सो ये कुछ चीजें हैं जहां पर आपके पर्सनल प्रोनाउन किस तरह से इस्तेमाल होते हैं नॉमिनेटिव केस में, आपके पोजेसिव केस में, आपके एक्यूजिटिव केस में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने आदमियों की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं कि प्लूरल की बात कर रहे हैं, और कौन से आदमी की बात कर रहे हैं। क्या उस आदमी की बात कर रहे हैं जो बात कर रहा है, क्या उस आदमी की बात कर रहे हैं जो बात सुन रहा है, या फिर उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात हो रही है, राइट। So these were your personal pronouns. Moving on, let me add some more slides. Just a moment.
राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस, जिनको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। साइंस में सबने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि आप कोई एक्शन करते हो एंड इनवॉलेंटरीली आप जो है, आपका मस्कुलर सिस्टम जो है, आपका स्पाइनल कॉर्ड से जो रिलेटेड आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, इट कम्स इनटू एक्शन और वो एक्शन का रिस्पॉन्स देता है। जैसे आपके सामने एक गरम प्रेस पड़ी है, आपने हाथ बढ़ाया उस गरम प्रेस को टच करने का, जैसे आप गर्मी के आप हाथ अपना रिट्रैक्ट करोगे, बिफोर द ब्रेन कैन रिस्पॉन्ड आपकी मसल्स जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन। तो बेसिकली प्रोनाउंस में जब आप सेल्फ या सेल्फ्स ऐड कर देते हो, सेल्फ या सेल्फ्स ऐड कर देते हो पर्सनल प्रोनाउंस को, व्हेन यू ऐड सेल्फ या सेल्फ टू पर्सनल प्रोनाउंस, तो ये क्या बन जाते हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट होता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, राइट। एक्शन करने वाला भी वही है, एक्शन रिसीव करने वाला भी वही है। डूअर ऑफ द एक्शन इज सेम एज रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो अगर मैं बोलूं आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचा ली, तो यहां पर वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड क्या है, हर्ट। दिस इज योर वर्ब, क्रिया। कौन हर्ट कर रहा है, मैं खुद को, ये मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब यहां पे मैं अगर किसी और को हर्ट करती, आई हर्ट टॉम, मैंने टॉम को चोट पहुंचाई, टॉम मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता। सिमिलरली माई सेल्फ जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने माई के बाद सेल्फ लगा दिया कि खुद को मैंने हर्ट किया है, खुद को ही चोट पहुंचाई है, तो एक्शन करने वाली भी मैं हूं और एक्शन रिसीव करने वाली भी मैं हूं। सो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जहां पे आप खुद ही एक्शन कर रहे हो और एक्शन को रिसीव कर रहे हो, राइट। ही कुक्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से खाना बनाया, खुद से, तो एक्शन क्या है, कुक करना, कुक्ड हिमसेल्फ, खुद से ही खाना बनाया। वर्ब आपका क्या आ गया, कुक। किसने कुक किया, ही। किसके लिए कुक किया, खुद के लिए कुक किया। कैसे कुक किया, खुद से कुक किया। तो यहाँ पे एक्शन करने वाला भी वही है और रिसीव करने वाला भी वही है। वी वेंट टू द मार्केट आवरसेल्व्स। अब आर के साथ आपने सेल्व्स लगाया। ध्यान देने वाली चीज क्या है, प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हमेशा सेल्व्स लगेगा और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमेशा सेल्फ लगेगा, राइट। प्लूरल के साथ सेल्व्स लगेगा, सिंगुलर के साथ सेल्फ लगेगा। अब यहां पर आप मुझे पहले तो वर्ब बताएं। वर्ब ऑब्वियसली यहां पर है वेंट। कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं। हम क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल नॉमिनेटिव प्रोनाउन। कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं और खुद से ही जा रहे हैं। तो ये जो मार्केट है आपका, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आवरसेल्व्स जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है नॉनदलेस। तो एक्शन करने वाले भी आप हो, एक्शन रिसीव करने वाले भी आप ही हो, राइट। एक्शन करने वाले भी आप हो, एक्शन रिसीव करने वाले भी आप हो, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग सेल्फ या सेल्व्स टू द पर्सनल प्रोनाउंस, राइट। सेल्व्स कहाँ ऐड होता है, प्लूरल में ऐड होता है। जब आपका प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है तो आपका सेल्व्स ऐड होगा, और अगर आपका पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर है तो उसके साथ सेल्फ होगा। आई का बन जाता है माई सेल्फ, वी का बन जाता है आवर सेल्व्स, क्या कहते हैं, दे का बन जाता है देमसेल्व्स, ही का बन जाता है हिमसेल्फ, शी का बन जाता है हरसेल्फ, राइट। इट का बन जाता है इटसेल्फ। द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, खुद को हॉर्स ने चोट पहुंचा ली। तो यहाँ पे हर्ट जो है आपका वर्ब है,
हॉर्स जो है आपका सब्जेक्ट है और इटसेल्फ जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक्शन करने वाला भी हॉर्स है, एक्शन रिसीव करने वाला भी हॉर्स है, डूअर ऑफ द एक्शन भी हॉर्स है, रिसीवर ऑफ द एक्शन भी हॉर्स है। दिस इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आज की क्लास के लिए द लास्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस इज एम्फैटिक प्रोनाउंस। एम्फैटिक का मतलब होता है किसी चीज पर एम्फेसिस डालना, जोर डालना। जैसे अभी पीछे डाल रहे थे ना कि इट का इस्तेमाल करते हैं एम्फेसिस डालने के लिए, ये दिखाया था ना। इट वॉज यू हु बिगैन द क्वारल, इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, राइट। तो एम्फेसिस डालना, एम्फैटिक प्रोनाउंस। तो बेसिकली क्या होता है, देखते हैं। I will do it myself. I myself saw him do it. We will see to it ourselves. You yourself can best explain. He himself said so. तो यहां पर बेसिकली आप अगेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्व्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, अगर आप इन प्रोनाउंस को हटा देंगे तब भी आपका सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिगड़ेगा नहीं। यहां पर अगर आप इन प्रोनाउंस को हटा देते हैं, आई हर्ट, आप बोलते हो आई हर्ट, सिंपल, वो सेंटेंस गलत हो जाता है बिकॉज आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पर आप इन्हीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को एम्फेसिस डालने के काम पे ला रहे हो, जोर डालने के काम पे ला रहे हो। अगर आप सिंपली बोलते आई विल डू इट, मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, तो वो सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी इट लगा हुआ है जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। ये जो माई सेल्फ आपने लगाया है, ये एम्फेसिस डालने के लिए लगाया कि भाई मैं खुद से ही कर लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है, खुद कर लूंगी, मैं खुद से कर लूंगी। तो आई विल डू इट माई सेल्फ, एम्फेसिस डाल लो कि कौन करेगा, मैं खुद से ही करूंगी। आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, आप सिंपली बोल सकते हैं आई सॉ हिम डू इट, मैंने उसे देखा है करते हुए। लेकिन आप एम्फेसिस डालें कि भाई मैंने खुद देखा उसे करते हुए, सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो ये माई सेल्फ क्या कर रहा है, अगेन आई पे एम्फेसिस डाल रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस में आप बोलते वी विल सी टू इट, हम देख लेंगे क्या करना है, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने आवर सेल्फ लगा दिया तो हम खुद ही उस चीज को देख लेंगे, तुम्हें हमारे बिहाफ पे परेशान होने की जरूरत नहीं। एम्फेसिस डाले कि हम देख लेंगे, हम है ना देखने के लिए। यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, सिंपली बोलते यू कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम ही हो जो बता सकते हो अच्छी तरह से कि क्या हुआ था। ये जो योर सेल्फ आपने लगाया है, ये यहाँ पर एक तरह से सिर्फ एम्फेसिस डाल रहा है कि तुम खुद ही बता सकते हो, बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, खुद से तुम उस चीज को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। ही हिमसेल्फ सेड सो, सिंपली बोलते ही सेड सो, उसने बोला था। ये हिमसेल्फ यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हिमसेल्फ यहाँ पर एम्फेसिस डाल रहा है ही पर। तो बेसिकली जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल आप किस लिए कर रहे हो, किसी भी सेंटेंस में एम्फेसिस डालने के लिए, आपके प्रोनाउन पर, एम्फेसिस ऑन प्रोनाउंस, स्पेसिफिकली पर्सनल प्रोनाउंस, कि भाई किस बंदे के ऊपर एम्फेसिस डालना है, तो उनको बोला जाता है आपका क्या, एम्फैटिक प्रोनाउंस। सो आज हमने 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउंस पढ़े। पहले हमने पढ़ा कि प्रोनाउन होता क्या है, फिर हमने एक चीज जो हमेशा याद रखनी है वो दोबारा से रिवाइज की कि एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है डूअर ऑफ द एक्शन है और जो ऑब्जेक्ट है रिसीवर ऑफ द एक्शन, वो नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला आपका नंबर, कि आदमी कितने थे, एक था तो सिंगुलर, एक से ज्यादा था तो प्लूरल, राइट। उसके बाद आपने केस की बात की, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, राइट, पोजेसिव केस है, या फिर आपका एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस है। और तीसरा जो आपको जरूरत है वो है पर्सन, क्या
फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा होता है, द पर्सन स्पीकिंग। सेकंड पर्सन वो जो बात सुन रहा होता है, द पर्सन बीइंग स्पोकन टू। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ, राइट। फिर उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़े, जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम ही है, एक्शन करने वाला भी वही है, एक्शन रिसीव करने वाला भी वही है। और लास्ट में हमने पढ़ा इम्फैटिक प्रोनाउंस, एक ऐसी कैटेगरी ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जिनका इस्तेमाल किया जाता है पर्सनल प्रोनाउंस पर एम्फेसिस डालने के लिए, ना कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पर, ना कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। हमेशा ये एक्यूजेटिव केस में ही आपको मिलेंगे, या आपको नॉमिनेटिव केस में नहीं मिलेंगे, राइट। लेकिन इम्फैटिक प्रोनाउंस जो है वो एक्यूजेटिव केस में भी आ सकते हैं, वो नॉमिनेटिव केस में भी आ सकते हैं, वो सब्जेक्टिव केस में भी आ सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने एम्फेसिस डालना कहाँ है, राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही हैं। कल के लेक्चर में हम बाकी जितने आपके प्रोनाउंस है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इनडेफिनिट है, रिलेटिव है, उन सबको जो है डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में और आपके पुराने जेके एसएसबी के पेपर्स में जो है, जो प्रोनाउन से आपके सवाल पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे एक ब्रीफ तरीके से। सो अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप में से किसी के भी पहले 2 लेक्चर्स मिस हुए हैं जो नाउन्स वाले थे, प्लीज उनको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज जब तक नाउन्स नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रोनाउंस जो है क्लियर नहीं होंगे। सो सी यू ऑल टुमारो, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी स्टडिंग। बाय, टेक केयर।